तो हमने देखा लास्ट क्लास में ऑप्टिकल एक्टिविटी कि भाई शक्ल देख के हम बता पाएंगे कि कौन कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने ऐसा देखा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, कायरल होते हैं। और कायरल का मतलब क्या है कि अगर उसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज के साथ क्या आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसा हाथ याद कर लेंगे, हाथ क्या है, एक कायरल ऑब्जेक्ट है। तो कायरल जो भी कंपाउंड होगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और कायरल होने के लिए हमने क्या देखा, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, POS एंड COS होना नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी POS और COS। अगर कोई भी POS या COS हुआ तो मॉलिक्यूल हमारा अकायरल हो जाएगा। और अकायरल का मतलब उसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेम बनेगा। ये मार्कर, ग्लास, बोतल, ये सब क्या है, अकायरल ऑब्जेक्ट। मिरर इमेज के साथ क्या आएंगे, सुपर इम्पोजिबल। और अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। मान लो हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, वो PPL को घुमाएगा। मुझे पता है कि उसके ऊपर PPL पास कराएंगे तो इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ PPL। क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। शक्ल देख के तो ये हम बता नहीं सकते, ये तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाएगा। कितना डिग्री से घुमाएगा ये भी हम बता नहीं सकते, ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाएगा। राइट। सो जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर इज बेसिकली द डिवाइस which is used to measure the rotation caused by an optically active compound। एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमारे PPL को कितना घुमाएगा, जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं पोलैरिमीटर। ठीक है। द डिग्री ऑफ रोटेशन caused by an optically active compound is measured using a device known as polarimeter। अब ये पोलैरिमीटर दिखने में कैसा होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, मुझे उस बात से कोई जानना ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कुछ डिवाइस होता होगा। ठीक है। जिस यहाँ पे एक ट्यूब होता है और इस ट्यूब में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसका सैंपल, उसका सॉल्यूशन बना के भर देते हैं। ठीक है ना। पोलैरिमीटर में कैसा ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब। जो भी कंपाउंड हमको लेना है उसका सॉल्यूशन बनाया, इसमें भर दिया, यहाँ से PPL पास करा दिया। हमको पता है कुछ वेवलेंथ होगा यहाँ पे PPL का, जो भी लाइट है कंपाउंड में कुछ कंसंट्रेशन होगा। और यहाँ L क्या दिखा रहा है, ये जो पोलैरिमीटर ट्यूब है उसका लेंथ। ठीक है ना। और जो लाइट बाहर निकलेगा उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि इसका प्लेन क्या हुआ, घूम गया बाय सम डिग्री थीटा। तो यहाँ पे देख के आराम से हम बता देंगे कि थीटा कितना है, 5 डिग्री है कि 10 डिग्री है। दिस थीटा विल बी कॉल्ड ऑब्जर्व्ड रोटेशन। जो भी हमारे कंपाउंड का सैंपल है उसने कितना डिग्री PPL को घुमाया, इसको कहा जाएगा ऑब्जर्व्ड रोटेशन। अब देखो ये जो थीटा है किन किन बातों पर डिपेंड करना चाहिए। ये जो थीटा है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, 1 मोलर इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने लिया 1 मोलर सॉल्यूशन। इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने लिया 5 मोलर सॉल्यूशन। तो बताओ 1 मोलर और 5 मोलर में क्या फर्क होगा। जो ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे तो जरा बताओ क्या PPL के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से हमारा थीटा विल गेट चेंज। ठीक है। वेवलेंथ, कौन सा लाइट यहाँ यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ क्या, अगेन उस बात पर डिपेंड करेगा। किस टेम्परेचर पे हमारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, अगेन उस बात पर डिपेंड करेगा इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। और L क्या है हमारे, L इज बेसिकली लेंथ ऑफ दिस पोलैरिमीटर ट्यूब। अब जरा बताओ, लाइट का स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, वही जो हमने पढ़ा बचपन से, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट ही होता है। मान लो पोलैरिमीटर ट्यूब अभी इतना है, मैंने इसको ऐसा काट के छोटा कर दिया। कोई दूसरा पोलैरिमीटर है उसमें लेंथ ऑफ ट्यूब क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो बताओ जरा, बड़ा और छोटा ट्यूब होने से क्या फर्क पड़ेगा। छोटे ट्यूब में से जो लाइट है वो तुरंत पास कर जाएगा, कम टाइम मिल रहा होगा। बड़े ट्यूब में से थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा बेसिकली उसको। तो जो लेंथ है पोलैरिमीटर ट्यूब का उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा थीटा कितना होगा। 4 पैरामीटर की बात की मैंने, कौन, कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इन
इन चारों बातों पे हमारा थीटा का वैल्यू डिपेंड करेगा। मतलब इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट मे हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड के अलग अलग एक्सपेरिमेंट में थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और इसने एक्सपेरिमेंट किया अपने घर पे बैठ के, पोलरीमीटर कुछ अलग था इसका, वेवलेंथ कुछ अलग यूज कर लिया, टेम्परेचर कुछ अलग है। अमेरिका में बैठ के एक आदमी एक्सपेरिमेंट करेगा, वहाँ टेम्परेचर कुछ अलग होगा, वेवलेंथ कुछ अलग यूज कर लिया, पोलरीमीटर कुछ अलग होगा। तो थीटा का कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकता। एक ही कंपाउंड का जो थीटा है वो अलग अलग आ सकता है। तो भैया जब एक ही कंपाउंड के लिए थीटा का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, मतलब ये थीटा हमारा उतना अच्छा तरीका नहीं है। कुछ हमको और बढ़िया पैरामीटर चाहिए जो कि किसी कंपाउंड के लिए फिक्स वैल्यू रखे। थीटा का वैल्यू तो डिफरेंट हो सकता है। तो जरा याद करो, फिजिक्स में हमने ऐसा पढ़ा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। भाई कोई कितना बढ़िया कंडक्टर है, मान लो मैं तुमको दो वायर दे देता हूँ, दो वायर दे दिया मैंने, मान लो एक कॉपर का कोई दूसरा, उन दोनों का मैंने रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, है ना, रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। क्या रेजिस्टेंस के डेटा से हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा कंडक्टर है कौन खराब है, बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो फिर हम गधे हैं, ठीक है। या रेजिस्टेंस, तो एक छोटा वायर ले लिया मैंने, एक बड़ा वायर ले लिया, एक पतला ले लिया, एक मोटा ले लिया, तो क्या रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं होगा क्या? अरे रेजिस्टेंस तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इन सब पे डिपेंड करता है ना। तो कैसा बोल देगा सीधा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो खराब कंडक्टर है। हो सकता है मैंने बहुत बड़ा वायर ले लिया हो, बता पाएगा क्या? नहीं। क्या करते हैं हम, ये कैसा पैरामीटर डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टिविटी। यूनिट लेंथ का, यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा रेजिस्टिविटी। और इसका उल्टा होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, अच्छा कंडक्टर। ये तो पढ़ते हो ना। तो यहाँ पे भी जो हमारा थीटा है ना, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे, लेंथ पे, लैम्डा पे, टेम्परेचर पे, इसका अलग अलग वैल्यू होगा। तो कौन कंपाउंड कितना घुमाएगा थीटा, तो बेकार है। तो हमने एक नया पैरामीटर डिफाइन किया, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन डिनोटेड एज अल्फा। पहली बात तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ऑब्जेक्ट रोटेशन थीटा डिपेंड्स ऑन क्या? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। वही चार पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था। तो मैंने एक नया पैरामीटर डिफाइन किया, क्या? स्पेसिफिक रोटेशन। कैसे डिफाइन किया जरा पढ़ लो। इट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन पोलरीमीटर ट्यूब इज ऑफ लेंथ 1 डेसीमीटर। वो जैसे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी में होता है ना, वैसा कर दिया मैंने कि पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ जब कितना होगा 1 डेसीमीटर इज यूज्ड एंड कंपाउंड हैव कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर ml। कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट खत्म, लेंथ का भी खत्म, ठीक है। एंड एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ये भी बोल दिया गया कि एक्सपेरिमेंट करते हुए जो भी वेवलेंथ और टेम्परेचर उसको भी यहाँ साथ में लिखा जाएगा कि किसी गिवन वेवलेंथ और टेम्परेचर कंडीशन में अगर 1 डेसीमीटर का पोलरीमीटर ट्यूब होगा, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml होगा, तब जो थीटा आएगा उसी को क्या बोल दिया गया? स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि अल्फा। नहीं समझ में आया? और अल्फा का वैल्यू किसी गिवन वेवलेंथ और टेम्परेचर में क्या होगा? फिक्स होगा। किसी भी गिवन कंपाउंड के अल्फा विल हैव ए फिक्स वैल्यू। या तो +10 घुमाएगा तो -10, +15, -15। ऐसा नहीं है कि भारत में अलग होगा अमेरिका में अलग होगा, क्योंकि उसको मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया 1 डेसीमीटर 1 ग्राम पर ml। वेवलेंथ और टेम्परेचर हमेशा साथ में देगा कि किस टेम्परेचर पे किस वेवलेंथ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मैथमेटिकली अल्फा इज, देखो मैथमेटिकली अल्फा इज डिफाइंड एज थीटा अपॉन L इंटू सी। अल्फा को ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, बराबर थीटा यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन L इंटू सी। L क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, सी क्या है? कंसंट्रेशन। अल्फा वेवलेंथ ऑफ लाइट, T टेम्परेचर, यानी कि किस वेवलेंथ पे और किस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
ये भी अल्फा के साथ में हमेशा लिखा रहेगा। तो जब अल्फा लैम्डा और टी लिखा हुआ है तो लेंथ को 1 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml, उस टाइम पे जो थीटा है वही क्या होगा हमारा अल्फा होगा, ठीक है ना। सो इस फॉर्मूले में यहाँ ऐसा लिखा मैंने, अल्फा इज गिवन बाय थीटा अपॉन एल इंटू सी एट ए गिवन वेवलेंथ एंड एट ए गिवन टेम्परेचर। थीटा क्या है, ऑब्जेक्ट रोटेशन है, सबको पता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, और सबको पता है 1 डेसीमीटर बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में डेसीमीटर होता है, ठीक है। सी इज कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन ग्राम पर ml। अब देखो ये दो वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, क्या आप देखो मैंने क्या बोला कि भाई जिस भी कंडीशन पे हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो वेवलेंथ और टेम्परेचर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, लेकिन अधिकतर बार आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू के साथ में कभी भी वो वेवलेंथ को मेंशन नहीं करेगा, ना ही कभी टेम्परेचर को मेंशन करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने ऐसा एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भैया देखो टेम्परेचर को क्या रखना है, सबको रूम टेम्परेचर रखना है 25 डिग्री। तो मैं बार बार लिखने नहीं जाऊंगा 25 डिग्री, नहीं लिखा है मतलब क्या है वो 25 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे ही वेवलेंथ को भी फिक्स कर लिए 589 नैनोमीटर। दिस इज वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैंप, वो जो स्ट्रीट लाइट में जलता है ना येलो येलो रंग का, वही वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। तो पूरी दुनिया में जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ये वाला, इसमें वेवलेंथ कौन सा लिया जाता है 589 नैनोमीटर। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो इन दोनों पैरामीटर्स को जनरली वो लिखेगा नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज कर दिया, सब जगह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जरा बताओ अल्फा बराबर क्या है, थीटा अपॉन एल इंटू सी। लैम्डा फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। अगर एल क्या हो जाए हमारा 1 डेसीमीटर, सी क्या हो जाए 1 ग्राम पर ml। जरा बताओ ये भी 1 ये भी 1, तो ऐसे कंडीशन में जो थीटा होगा वही क्या बन जाएगा अल्फा। वही तो पढ़ा हमने अभी डेफिनेशन कि स्पेसिफिक रोटेशन इज द रोटेशन caused by the compound when polarimeter tube is 1 decimeter, concentration is 1 gram per ml at a given wavelength and temperature, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा रेजिस्टिविटी जैसा याद करेंगे, और मैथमेटिकली अल्फा इज गिवन बाय थीटा अपॉन एल इनटू सी। जब एल हमारा 1 डेसीमीटर, सी हमारा 1 ग्राम पर ml, जब जो थीटा आएगा वही क्या होगा हमारा अल्फा। और किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, फिक्स आएगा। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड जो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ऐसे, एल देगा सी देगा है ना, थीटा दे देके अल्फा पूछेगा, बस वहां ध्यान क्या रखना है, कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस एल को हमेशा वो सेंटीमीटर या मीटर में देगा, सी को हमेशा किस में देगा मोलैरिटी में देगा, ठीक है ना। एम 1 मोलर 2 मोलर, तो सीधा यहाँ गधा मोलैरिटी पुट नहीं करेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा ग्राम पर ml में। कंपाउंड का मोलर मास दे दे हमको तो ग्राम पर ml कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो सी को कन्वर्ट करके रखेंगे, एल को भी यहाँ पे डेसीमीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो आराम से मैथमेटिकली सोल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन एल और सी को अगर आपने गलत पुट किया यूनिट तो हमारा आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मूला याद करके ये ध्यान रखना है कि एल और सी जो भी यहाँ पे है डेसीमीटर और ग्राम पर ml इसी में होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि स्पेसिफिक रोटेशन हमारा एल या सी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी जैसा एक फिक्स पैरामीटर होगा, किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए अल्फा विल हैव ए फिक्स वैल्यू। हम ऐसा बोल पाएंगे कि एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन कुछ प्लस 10 होगा, या तो -10 प्लस 15 -15, ठीक है ना, वो आराम से हम निकाल पाएंगे। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोटेशन क्या होता है, मुझे समझ में आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, RS नोमेनक्लेचर, इसका क्या मतलब है भाई। जब हम जीआई पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास एक एक्टिव डबल बॉन्ड है, सुनना जरा, अगर हमारे पास क्या है एक एक्टिव डबल बॉन्ड, व्हाट डू मीन बाय एक्टिव डबल बॉन्ड, ए और बी अलग होने चाहिए, सी और डी अलग होने चाहिए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम एक्टिव डबल बॉन्ड। इस एक्टिव डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे कुछ ग्रुप लगे हैं, है ना, ए बी सी डी। हमने क्या देखा था कि या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, क्या बन जाएगा इसका नया एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। कोई एक साइड ग्रुप को चेंज करने पे उसका जीआई बन जाता है। तो
किसी भी एक गिवन कंपाउंड में ये जो ग्रुप लगे हैं ABCD, इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनका चारों का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, उसको डिनोट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, EZ, सिन एंड टी, सिस ट्रांस। E और Z क्या दिखा रहा था कि इन चारों में जो हायर प्रायोरिटी है, अगर वो सेम साइड है तो Z, अपोजिट है तो E और Z बेसिकली ये दिखा रहा था कि इस एक्टिव डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी चार ग्रुप लगे हैं, इनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये तो दिखा रहा था ना। अगर हमको E या Z, हमको एक कंपाउंड दिया है और हमको बता दे कि भैया ये E है या Z है, तो हम आराम से उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे। हायर प्रायोरिटी वालों को सेम साइड रखना है अगर Z है तो, हायर प्रायोरिटी वालों को अपोजिट रखना है अगर E है तो, है ना। E और Z बेसिकली इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप लगे हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट दिखाने के लिए यूज किया हमने, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव डबल बॉन्ड था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। अगर हमारे पास एक कार्बन है उसके अराउंड चार ग्रुप लगे हैं ABCD, एसिमेट्रिक कार्बन। तो इस एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड ये जो चार ग्रुप लगे A, B, C और D, इनका स्पेस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा अरेंजमेंट है या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसको दिखाने के लिए जो हम यहाँ नोमेनक्लेचर यूज करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, RS, ठीक है ना। एक एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो भी ग्रुप लगे होंगे उनका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है। जैसे एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा या तो Z होगा, ऐसे यहाँ पे या तो R होगा या तो S होगा, ठीक है। क्या होता है RS, यूज्ड टू इंडिकेट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अराउंड ए एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। किसी एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन के अराउंड जो भी चार ग्रुप लगेंगे उनका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसको डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं, R एंड S। यानी कि E और Z एक एक्टिव डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताता है, R और S क्या बताएगा, एक एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसके अराउंड जो भी ग्रुप लगे उनका अरेंजमेंट कैसा है स्पेस में, ठीक है। E और Z किधर से आया था, एंटेगेगन, जूसा, मैंने ऐसे कुछ लैटिन वर्ड बताए थे ना। ऐसे R और S किधर से आया, R आया इधर से, रेक्टस, S का मतलब सिनिस्टर। अब हमको रेक्टस और सिनिस्टर तो रट्टा नहीं मारना है, लेकिन हाँ कुछ पता होना चाहिए। रेक्टस का अंग्रेजी मीनिंग होता है राइट और सिनिस्टर का होता है लेफ्ट। अभी राइट और लेफ्ट का क्या मतलब अभी देखेंगे, लेकिन याद करना आसान है। R, रेक्टस, राइट, ये तीनों R ही आ रहे हैं, देखो है ना। R का मतलब रेक्टस, रेक्टस का मतलब राइट। जब R राइट हो गया तो S क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। मीनिंग याद कर लेंगे, R का मतलब राइट, S का मतलब लेफ्ट। अभी राइट लेफ्ट का क्या मतलब है देखेंगे अभी। वैसे पहले बता चुका हूं मैं ऐसा कि मान लो हम ऐसा क्लॉकवाइज घूमेंगे, जरा बताओ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारे किधर आएगा, राइट में आएगा। तो यहाँ पे वही मतलब राइट का मतलब है कि रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो घूम के हमारे लेफ्ट में आएगा, ठीक है ना। तो एस का मतलब होगा लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घूमो घूम के राइट में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो जरा अभी हम देखते हैं कि भैया R और S कैसे असाइन किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था GI में E और Z कैसे असाइन करते हैं, वैसे कुछ स्टेप फॉलो करेंगे किसके लिए, R और S के लिए। कि एसिमेट्रिक कार्बन होगा आपके पास, उसके अराउंड चार ग्रुप लगेंगे। पहला काम वही करना है जो EZ में किया था, क्या, असाइन प्रायोरिटीज टू द ग्रुप्स अटैच्ड टू द एसिमेट्रिक कार्बन यूजिंग CIP रूल। वही CIP रूल पुराना वाला जो EZ में था, वही CIP रूल लगाएंगे। 1 2 3 4 नहीं कर पाएंगे क्या, जो भी आपके पास एसिमेट्रिक। अच्छा हम किस में पढ़ रहे हैं, फिशर। पहले हम देख रहे हैं RS किसमें, फिशर। फिशर प्रोजेक्शन में अगर मुझे R या S असाइन करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 CIP रूल लगाएंगे, प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। देखो यहाँ दो एग्जांपल लिया मैंने, सबको दिख रहा है ये कार्बन एसिमेट्रिक है, COH, मिथाइल, OH, H, Cl, Br, चारों अलग। बताओ प्रायोरिटी असाइन करो, कौन पहला,
COH, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन, 3, और हाइड्रोजन बेचारा सबसे लास्ट। इधर तो आसान है, IBrClF हो गया प्रायोरिटी, 1 2 3 4 प्रायोरिटी असाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो, जिन लोगों ने RS, ये जो नोमेनक्लेचर है, ये पहली बार डिजाइन किया, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि देखो प्रायोरिटी असाइन कर दो 1 2 3 4। अब जो ये सबसे लास्ट वाला प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, सबसे लास्ट वाला कौन होगा? ऑब्वियसली 4th। इन चारों में किसी एक का प्रायोरिटी क्या होगा? नंबर 4, सबसे लोवेस्ट वाला, सबसे बेकार, सबसे नीचे वाला, इधर ये वाला। तो क्या बोला गया कि देखो मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि ये जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है ये मेरे से क्या रहे? दूर, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। 4th प्रायोरिटी सबसे बेकार है, इस जो सबसे बेकार है उसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मेरे से क्या होना चाहिए? वो दूर, मेरे से दूर मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। कौन सा बॉन्ड यहाँ अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है? वर्टिकल वाला। गधा याद करो, फिशर में हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर निकलता है, आंखों में आएगी तुम्हारे, वर्टिकल वाले तुमसे दूर। तो अवे फ्रॉम द व्यूअर का मतलब डैश लाइन, डैश कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। फिशर में दोनों वर्टिकल पोजीशन, अवे फ्रॉम द व्यूअर, दोनों हॉरिजॉन्टल हमारे टुवर्ड्स द व्यूअर। तो 4th प्रायोरिटी कहाँ होना चाहिए? हमसे दूर, यानी कि वर्टिकल। क्या यहाँ पे है? यहाँ पे है, अच्छी बात है। इस वाले में तो 4th प्रायोरिटी को जहां होना चाहिए वही है, ठीक है। इसमें लेकिन नहीं है, ये तो कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ये तो हमारी आंखों में आ रहा है, हमको पसंद नहीं है तो हमारी आंखों में आना नहीं चाहिए। इसको कहाँ ले जाना है? वर्टिकल लाइन पे। अब ये कैसे करें? कोई लोग बोले इसको घुमा दो, फिरा दो, ऐसा घुमाना फिराना नहीं है, ठीक है। अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप हमारा सही जगह नहीं है, सही जगह मतलब इसको होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे, है कहाँ? हॉरिजॉन्टल पे, सही जगह पे नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको हम एक्सचेंज करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन में क्या देखेंगे हम कि ऐसा दो ग्रुप को एक्सचेंज किया जा सकता है। इस ऐप को उठा के मैं Br से या I से या Cl से दो ग्रुप को ऐसा अदला बदली कर सकते हैं। किन्हीं भी दो ग्रुप को अगर हम चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे क्या हो गया? ये एक एक्सचेंज। किन्हीं भी दो ग्रुप को अगर हम इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? 1 एक्सचेंज। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ऐसा एक एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। फिशर में एक एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, राइट? अभी मैं बोल रहा हूँ, मान लेंगे। फिशर में अगर हम किन्हीं दो ग्रुप को चेंज कर दें, दैट इज नॉट अलाउड। मिनिमम 2 बार एक्सचेंज करना पड़ेगा। मिनिमम कितना एक्सचेंज अलाउड है? 2 या 4 या 6। इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज इज अलाउड। उससे हमारा मॉलिक्यूल बदलता नहीं है। लेकिन अगर हमने 1 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। कैसे होगा? क्यों होगा? 5 मिनट बाद समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या याद करेंगे हम कि अगर मुझे इस फ्लोरीन को कहाँ चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। या तो इस ऐप को Br से बदलना पड़ेगा या तो इसको Cl से बदलना पड़ेगा। मैंने Br से बदल लिया, F यहाँ गया, Br यहाँ गया, एक एक्सचेंज हो गया। लेकिन इससे तो बात खराब हो जाएगी ना। एक एक्सचेंज अलाउ नहीं है तो क्या करेंगे हम? इन दोनों को भी एक्सचेंज कर लेंगे, ताकि ओवरऑल कितने एक्सचेंज हो गए? आप 2। जरा बताओ, इसको बदला एक एक्सचेंज, इसको बदला दूसरा एक्सचेंज। 2 एक्सचेंज आर अलाउड। क्यों? देखेंगे अभी। 2 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, 6 बार कर सकते हो। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर अलाउड। लेकिन 1 बार 3 बार अलाउड नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा जरूर नहीं है कि आजू बाजू वाले को करो। 1 एक्सचेंज का क्या मतलब है? 1 एक्सचेंज मीन्स किन्हीं भी दो ग्रुप को चेंज कर लो। ऐप को Br से बदल लूं मैं, ऐप को Cl से या ऐप को I से। किन्हीं भी दो ग्रुप को चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? 1 एक्सचेंज। 1 एक्सचेंज अलाउड नहीं है। कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार या 4 बार। ठीक है, मैंने क्या किया? 1 2 बार कर दिया। इन दोनों कंपाउंड में कोई फर्क नहीं, दे आर आइडेंटिकल। तो अब जरा देखो, इस वाले बेसिकली इसी कंपाउंड का मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया।
दो बार एक्सचेंज करने से कुछ बदला नहीं, लेकिन फ्लोरीन कहाँ गया, जहां पे इसको होना चाहिए, सही जगह पे आ गया। ठीक है, पहला स्टेप प्रायोरिटी असाइन करेंगे, पहला स्टेप प्रायोरिटी असाइन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, ब्रिंग द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन। क्यों ला रहे हैं वर्टिकल लाइन पे, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर बाय मेकिंग 2 और इवन नंबर ऑफ साइमल्टेनियस एक्सचेंजेस। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी यानी कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को किधर लेके आना है, वर्टिकल लाइन पे। याद कैसे करेंगे, हमें पसंद नहीं है, हमें उसको देखना नहीं चाहते, हमसे दूर होना चाहिए। दूर कहां पे होगा वो, वर्टिकल लाइन पे। पहले से वर्टिकल लाइन पे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो क्या करेंगे, उसको लाएंगे, घुमा फिरा के नहीं, एक्सचेंज करके लाएंगे। कैसे लाएंगे, एक्सचेंज। ठीक है ना, किन्हीं भी दो ग्रुप को बदलने का मतलब एक एक्सचेंज। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 2 या 4 या 6, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना अलाउड है। फिर क्या बोला, तीसरा स्टेप इसको पढ़ेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको छोड़ देंगे अभी। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप टू थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। एक एरो बनाएंगे, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। भाई चौथे वाले को तो हम देखना भी नहीं चाहते हैं, इसको मारो गोली, इसको देखेंगे नहीं, पहले से चलेंगे। बताओ पहले से कहां जाना है, दूसरा, दूसरे से कहां जाना है, तीसरा। जरा बनाओ, पहले से दूसरा जाएंगे, दूसरे से तीसरा जाएंगे, तो ये जो एरो है इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अभी क्या पढ़ा था, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घूम के किधर आएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब क्या था, सिनिस्टर एस। लेफ्ट का मतलब क्या था, सिनिस्टर एस। जरा देखो, एरो आपने बनाया, क्या चांस होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ एरो इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब राइट, तो आर। इफ डायरेक्शन ऑफ एरो इज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, यानी कि एस। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब राइट, राइट का मतलब आर, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट, यानी कि एस, सिनिस्टर। आर या एस असाइन करने में क्या करना है, 3 काम। प्रायोरिटी असाइन किया, दूसरा काम लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहां पे लेके आएंगे, वर्टिकल लाइन पे। पहले से वर्टिकल लाइन पे तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां नहीं था, एक्सचेंज करके लेके आ गई। फिर क्या करेंगे, घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पहले से आएंगे दूसरा, दूसरे से आएंगे तीसरा। कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब राइट में आ रहा है आर। सो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। बोलो भैया, नहीं समझ में आया क्या, आया। 3 काम करना है। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाके, कोई ऐसे सोच रहा होगा कि जब मैं 1 से 2 जा रहा हूं और 2 से 3 जा रहा हूं तो 4 बीच में आ गया, इसका क्या करें, है ना। कोई भाई मुझे इसको देखना ही नहीं, 4 चाहे बीच में आए चाहे किधर आए, मुझे उसको देखना नहीं, मुझे कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3। और ऐसा होने पे या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, चौथे वाले को देखना नहीं। ठीक है, उसका कहानी खत्म है। अब भाई मैं क्यों बोल रहा हूं कि फिशर में 2 बार एक्सचेंज कर सकते हैं, जरा देखते हैं। ये वाला एग्जांपल वही जो मैंने भी ऊपर लिखा था, इसमें क्या था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, 1 से 2, 2 से 3। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। ये वाला कंपाउंड अभी हमने ऊपर लिखा था वही एस, है ना, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। देखो भाई, हमने बोला कि फिशर में आप एक एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, जरा देख लेते हैं करके। भाई एक एक्सचेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस कंपाउंड में OH और COH को बदल सकते हैं। OH को मिथाइल से बदल सकते हैं, COH को मिथाइल से बदल सकते हैं, COH को ऐसे। किन्हीं भी 2 ग्रुप को बदलेंगे तो क्या कहलाएगा वो, 1 एक्सचेंज। यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि एक्सचेंज में हमेशा आजू बाजू वालों को करते हैं। अरे गधा, यहाँ कोई आजू बाजू नहीं है, क्योंकि sp3 कार्य में तो सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, 109.5। सारे ग्रुप यहाँ पे बराबर बॉन्ड एंगल पे हैं, किन्हीं को भी बदला जा सकता है। सो इफ आई एक्सचेंज दिस OH एंड COH, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्सचेंज करने से क्या इफेक्ट आता है।
ठीक है, बस इतना देखना चाहता हूँ कि एक्सचेंज करने से क्या बदलेगा। तो मैंने क्या किया, एक एक्सचेंज कर दिया, OH को ऊपर भेज दिया, COH को यहाँ ले आया, H को यहाँ ले आया और मिथाइल यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस कंपाउंड में एक एक्सचेंज करके ये कंपाउंड ड्रॉ किया। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, जरा देख लेते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी अगेन कहाँ है, नीचे ही है, तो अच्छी बात है। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, घूम जाओ 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि ये तो सही जगह पे है। 1 से 2, 2 से 3 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R। तो जरा मैंने अभी क्या बोला था कि एक एक्सचेंज अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक एक्सचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन जो S था वो क्या बन गया, R। यानी कि कंपाउंड हमारा सेम रहा क्या, नहीं रहा। अरे E और Z जैसे सेम नहीं होते, R और S वाला भी सेम नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अलग है, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे क्या बन गया, R। अब जरा सोच के देखो, एक एक्सचेंज करने से S से R बन गया, अगर मैं एक और कर दूंगा तो वापस R से S बन जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि 2 बार कर सकते हो। क्यों, क्योंकि R से S गया तो 2 बार करेंगे तो S से वापस 2 बार करने से वापस हो वहीं आ जाएगा। नहीं समझ में आया, ऐसे 3 बार करेंगे तो फिर बदल जाएगा, 4 बार में फिर वापस वहीं आने वाले। करके देख लो, इस कंपाउंड में अगर हम फिर से एक एक्सचेंज करें, भाई यहाँ R हो चुका है, 1 एक्सचेंज हो गया। आगे किन्हीं भी 2 ग्रुप को चेंज कर लो, किसी को मन कर रहा है COH को मिथाइल से बदल लो या OH को मिथाइल से बदल लो, किसी को बदल लो। चलो COH को मिथाइल से बदल लेते हैं ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आजू बाजू में ही करेंगे, इनको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने COH को मिथाइल से चेंज किया तो बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। OH हमारा ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, मिथाइल यहाँ राइट में आ गया, COH इधर आ गया। बताओ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसमें कितने एक्सचेंज हो चुके हैं, 2। और हमने बोला कि फिशर में 2 एक्सचेंज करना अलाउड है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर आएगा वो पहले वाले कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लो, 1 2 3 4, चौथा वाला अगेन सही जगह पे, बस सिंपली घूम जाओ 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है, S। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है देखने में ऐसा लग रहा हो किसी को, यहाँ COH ऊपर है, यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ OH राइट में है, यहाँ ऊपर है, तो क्या हुआ, ग्रुपों को इधर उधर किया जा सकता है। बट एज लॉन्ग एज कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, दे आर सेम। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा तो मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सेम है कि अलग है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम RS निकाल देंगे। और RS निकाल देंगे तो या तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा तो डिफरेंट आएगा। तो अगर R का R है, S का S है, तो हमारा क्या होगा, सेम ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हमने बोला कि 2 बार अलाउड है, 3 बार अलाउड नहीं है। जरा नोट में 2 बातें लिखी हैं, पढ़ लेंगे। फिशर में इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज 2 4 6 क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। इसीलिए क्या बोला गया, अलाउड है। अलाउड है मतलब मॉलिक्यूल बदलेगा नहीं। यहाँ पे कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि मैंने तो इसमें निकाला R, इस वाले स्ट्रक्चर में R निकाला, तो फिर इसका क्या होगा, इन दोनों में कोई फर्क है क्या, नहीं है। क्योंकि यहाँ से मैंने 2 एक्सचेंज करके ये बनाया, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मॉलिक्यूल। 2 एक्सचेंज करने से बदलता कुछ नहीं है। तो ये नहीं सोच रहा होगा कि एक्सचेंज करने के बाद आपने इसका R निकाला तो फिर इसका क्या होगा, ये तो सेम ही है। 2 बार एक्सचेंज करने से कुछ बदलता नहीं। लेकिन अगर आपने 1 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन विल चेंज। इसीलिए बोलते हैं कि अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब मॉलिक्यूल बदल जाएगा, R कैसे हो जाएगा, इसका R हो जाएगा। ठीक है, जरा फटाफट यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाए मैंने, RS निकालो फास्ट। भाई सब आंसर निकालेंगे अपना अपना।
करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, प्रायोरिटी असाइन करना है, कुछ अदला बदली करो, अगर जरूरत पड़े तो अदला बदली करो। 2 बार कर सकते हैं एक्सचेंज, 4 बार कर सकते हैं। 4 बार तो नहीं करेंगे हम, 2 बार में काम चला लेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? सर ये कहाँ है? नीचे वाला ऐसे कुछ लोग का दोनों आ रहा है भाई, चलो दोनों आ रहा है भाई। मेजोरिटी का ऐसा दोनों आ रहा है, देख लेते हैं। ये 1 OH 1 हो गया। इसी कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो CHO प्रायोरिटी 2, ये 3, ये 4। H हमारा 4th प्रायोरिटी है, सही जगह पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस H को CH2OH के साथ भी चेंज कर सकते हो, या तो CHO के साथ भी कर सकते हो। तो किसी ने अगर इसको चेंज किया है तो भी कोई बात नहीं है, इसको किया है तो भी कोई बात नहीं। हमको H कहाँ चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। इस H को चाहे तो ऊपर पहुंचा दो, चाहे तो नीचे, वर्टिकल लाइन पे। एक एक्सचेंज से काम नहीं बनेगा, क्या करो, इन दोनों को भी साथ में बदल दो। तो H चला गया हमारा ऊपर, CHO आ गया लेफ्ट में। इन दोनों को चेंज करने पे OH आ गया नीचे, CH2OH आ गया ऊपर। हमको सिर्फ 4th प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे लाना है, उसके अलावा तीनों ग्रुप जहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर हमको घूम जाना है। कैसे घूमेंगे? ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3, 4th हमारा सही जगह आ गया। 1 से हम जाएंगे 2, 2 से हम जाएंगे 3। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब क्या आ गया? R। इस वाले का क्या आ गया? R। इसमें Br1Cl2 ये हमारा 3 होगा, CH3 हमारा 4th होगा। अगेन क्या करेंगे? इस 4th वाले को या तो नीचे ला सकते हो या तो ऊपर भेज सकते हो। इसको चेंज किया, इन दोनों को भी चेंज कर लेंगे। तो Br चला गया ऊपर, C2H5 आ गया इधर लेफ्ट में, क्लोरीन आ गया राइट में, मिथाइल आ गया नीचे। हाँ भाई देखो जरा, 4th प्रायोरिटी को इधर मैंने चेंज करके नीचे ले आया। ये चौथा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चौथे वाले को देखना है नहीं, गोली मारो। 1 से 2, 2 से 3। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये भी क्या है? R। ये भी R। यहाँ पे देखो जरा, NH2 1, CHOH 2, मिथाइल 3, H हमारा 4। यहाँ पे कोई बदलने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल लाइन पे सही आएगा, ऑलरेडी सही जगह पे है, वो तो घूम जाएंगे। 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, मतलब ठीक है। ऐसा करके R या S आराम से निकाल सकते हैं। हाँ भाई, इसमें किसी को आपत्ति है, समस्या है तो बोलेगा, नहीं है? ठीक है। अब देखो जरा, 4th वाले एग्जाम्पल में क्या किया मैंने? सिंपली 1 से 2, 2 से 3 घूम गया, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे था, तो हमारा आंसर सही आना चाहिए था, सही आ गया R। इन दोनों में क्या था हमारा कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप सही जगह नहीं था, इसलिए हमने क्या किया? एक्सचेंज किया। 4th प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसको होना चाहिए था वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे गलत जगह पे है, इसलिए हमने एक्सचेंज करके इसको ऐसा लाया और फिर यहाँ घूम के इसका निकाला हमने R। जरा ध्यान से सुनना, एक ही बार में बोलूंगा मैं। जब मुझे पता है कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब गलत जगह पे है, मतलब यहाँ गलत जगह पे, तो हम क्या करते हैं? हम एक्सचेंज नहीं करते हैं। चलो, एक्सचेंज नहीं करना चाहता मैं यही RS निकालता हूँ, मैं यही RS निकालने की कोशिश करता हूँ, और मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। क्यों? क्योंकि तो गलत जगह पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो गलत आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बिना कुछ एक्सचेंज किए मैं यही घूम जाता हूँ, बिना एक्सचेंज किए मैं यही घूम रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 3, घूम जाओ। 1 से 2, 2 से 3। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सुनना भाई, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S। लेकिन मुझे पता है कि मैं तो
क्या हूँ, गलत हूँ, क्योंकि ये तो गलत जगह पे है। तो सही आंसर क्या होगा, आर। पलट देंगे। जब मुझे पता है कि मेरा आंसर गलत है तो सही आंसर लाने के लिए अपने आप को बदल लो। और चूंकि दो ही ऑप्शन है, या तो आर या तो एस। सही है तो सही है, गलत है तो बदल दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहीं घूम गया 1 से 2, 2 से 3, और यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल लाइन पे सही पे है। ऐसे इसमें भी कर सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, बिना कोई एक्सचेंज किए क्या करेंगे, इधर ही घूम जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब हम गलत आए। गलत आए तो सही आंसर क्या होना चाहिए, आर। बस इस ट्रिक को यूज करता हुआ इतना दिमाग में रखेगा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फोर्थ प्रायोरिटी तो बदलना है, लेकिन वर्टिकल लाइन पे तो फिर नहीं बदलना है। कुछ गधों के दिमाग में क्या होता है कि निकालो बदल दो, मतलब घूम जाओ, जो आ रहा है उसको पलट दो। हमेशा नहीं पलटना है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सही जगह पे तो नहीं पलटेंगे। वर्टिकल लाइन पे तो आंसर क्या आएगा, सही। हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो क्या कर देंगे, अपने आप को बदल देंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि असाइन आर एस डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी एक्सचेंज। एक्चुअली में आर एस निकालने के लिए मुझे एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लिया यहाँ पे कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे, तो जो आंसर निकाला वो सही है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो जो आंसर निकला है वो सही है, कोई एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हमने बिना एक्सचेंज करे आर एस निकाला, लेकिन मुझे पता है मेरा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो क्या करो, अपने आप को बदल लो, आर से एस, एस से आर, तो आंसर हमारा आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बस केवल बिना एक्सचेंज करे आर एस सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सचेंज करना वाला बेकार बात है। भाई मैंने इसको सीधा नहीं बताया, मैंने पहले एक्सचेंज करना बताया, उसके बाद में ये बताया, क्योंकि एक्सचेंज करना भी इंपॉर्टेंट है। फिशर में इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज आर अलाउड, वो भी हमको कभी कभी करने की जरूरत पड़ेगी। तो इवन नंबर टाइम एक्सचेंज अलाउड है, ओड नंबर टाइम अलाउड नहीं, हमने देखा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आर एस निकालने के लिए बिना एक्सचेंज करे भी आंसर सीधा आ जाएगा। आरएस के लिए मुझे एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा एक एसिमेट्रिक कार्बन था, वैसे कितने एसिमेट्रिक कार्बन आ गए, 2 आ गए, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। ऐसा मैंने लिखा 1 2 3 4। 2 वाला एसिमेट्रिक है, 3 वाला एसिमेट्रिक है। वैसे मैंने पहले ही बताया होगा, अगर हम 2 एसिमेट्रिक कार्बन को देखेंगे तो बताओ इसके ऊपर कौन से 4 ग्रुप लगे हैं, एक COH लगा है, एक OH लगा है, एक H लगा है, और इस पूरे बड़े ग्रुप को क्या मानेंगे, सिंगल ग्रुप की तरह मानेंगे कि पूरा एक बड़ा ग्रुप है, OH है, H और COH है। ऐसे इसके ऊपर भी मानेंगे। तो वही 4 ग्रुप, वही 4 ग्रुप, यहाँ पे भी क्या करेंगे, RS निकालेंगे, 2 पे क्या है और 3 पे क्या है। ठीक है ना। अगेन आरएस निकालने के लिए वही एक्सचेंज कर सकते हो, इधर भी एक्सचेंज अलाउड है, COH को H से, COH को OH से, H को OH से, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज आर अलाउड। ठीक है ना। लेकिन आरएस के लिए एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एक्सचेंज करे भी आरएस सब निकाल सकते हैं। फटाफट करो जरा भाई, ऊपर वाले पे R या S, नीचे वाले पे R या S, क्या है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, निकालेंगे। प्रायोरिटी असाइन करेंगे, पहले ऊपर वाले एसिमेट्रिक कार्बन को देखेंगे एक बार, उसके ऊपर 4 ग्रुप लगे, प्रायोरिटी असाइन करो। फिर एक बार नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन को देखेंगे, उसके 4 ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन करेंगे। एक एसिमेट्रिक कार्बन को एट ए टाइम पे लेंगे, पहले ऊपर वाले को लीजिए, फिर एक बार नीचे वाले को लीजिए और निकालिए, आ रहा होगा कि S। क्या निकलेगा, ऊपर R नीचे S, R है। अच्छा, किसी का R भी आ रहा है, R आ रहा है।
आर आ रहे हैं, 3 आर आ रहे हैं? आर 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 एस आर एस। कुछ करने वाले क्यों? बहुत बड़ा काम नहीं करना है इधर, बस केवल एक बार हम ले रहे हैं ऊपर वाले एसिमेट्रिक कार्बन को ही, ध्यान से सुन लेना। बताओ प्रायोरिटी OH COH H और एक बड़ा ग्रुप, यहाँ सीधा से दिख गया कौन? ऑक्सीजन पहला। हाँ भाई, सेकेंड प्रायोरिटी ऊपर वाले ग्रुप में कौन है? कार्बन। नीचे में कौन है? कार्बन। इसी कार्बन के ऊपर कितने ऑक्सीजन है? 3 है, डबल बॉन्ड OH। इस वाले कार्बन के ऊपर एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो हमारा इसका प्रायोरिटी 2 हो गया, बड़े वाले ग्रुप का 3 हो गया, इसका 4 हो गया। ठीक है, 1 2 बड़ा वाला ग्रुप 3, ये 4। ओए शॉर्टकट वाला मेथड यूज करते हुए पहले इस चौथे वाले को गोला कर लो अच्छे से। मतलब घूमने से पहले मेरे दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मुझे आंसर को पलटना है कि नहीं पलटना है। बताओ यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब मुझे पलटना है। जो भी घूमने से आएगा उसको मुझे पलटना है। तो घूम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 आएंगे। और ऐसा घूमने पे कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S, लेकिन सही आंसर क्या आएगा? R। ये हो गया ऊपर वाले का। ठीक है, अगर मुझे नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन पे निकालना है तो भी वही करेंगे। यहाँ पे मैं इधर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ OH H COH। नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन पे जरा बताओ प्रायोरिटी। OH का अगेन फर्स्ट हो जाएगा, COH का अगेन सेकंड हो जाएगा, ऊपर वाले बड़े ग्रुप का थर्ड, H का अगेन फोर्थ। अगेन हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब मुझे आंसर को क्या करना है? रिवर्स करना है, राइट? घूम जाएंगे 1 2 3, 1 से पहले 2 आएंगे, 2 से बाद में 3 जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R, लेकिन क्या आएगा? S। ऊपर R, नीचे S। जरा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे, फटाफट निकालेंगे। वही प्रायोरिटी में गलती नहीं करेंगे। पहली बात, यहाँ पे 2 तरह का गलतियां होगा। कुछ लोग प्रायोरिटी में गलती कर देंगे, कुछ लोग पलटने में गलती कर देंगे, कभी पलटेंगे कभी नहीं पलटेंगे। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को ध्यान से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि आंसर को चेंज करना है कि नहीं करना है। फटाफट बताओ, दोनों में 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। और भैया जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो वो ऐसा लिखेगा ऑप्शन में 2R 3S, है ना? R या S को हमेशा नंबरिंग के साथ लिखेगा। तो कुछ लोग तो यहाँ नंबरिंग ही गलत कर लेते हैं। IUPAC नंबरिंग करना है पहले मेरे को, भाई 2 पे R है 3 पे S है, बताने के पहले मुझे इसका करेक्ट IUPAC नंबरिंग करना है। अगर मैंने नंबरिंग ही गलत कर ली तो मेरा आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। 2 एसिमेट्रिक आ रहे तो पहले उसका करेक्ट IUPAC नंबरिंग करेंगे, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो, ठीक है ना? और फिर देखेंगे एसिमेट्रिक कार्बन कहाँ पे, 2 पे है 3 पे है, फिर उसका RS निकालेंगे जल्दी। इसका ऐसा और ऐसा RS भी लिख देते हैं, ये लोग खुश रहो। दोनों में S लिख देते हैं, ठीक है। चारों में से कोई एक तो होगा। 6 और 7 दोनों में S और R है, ऊपर S नीचे, ऊपर S नीचे है, इसमें भी S और R। भैया आप लोग बोलिए ऐसा। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस केवल अच्छे से करना है। बस बहुत छोटा काम है लेकिन थोड़ा अच्छे से करना है। तो कुछ लोग RS बोल रहे हैं, कुछ SR बोल रहे हैं, कुछ RR बोल रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ तो हो ही रहा है किसी से, कोई तो गलत कर ही रहा है। सब लोग सही तो नहीं हो सकते।
इधर ध्यान से ऊपर वाले कार्बन को देख रहा हूं मैं, पहले इसमें प्रायोरिटी असाइन करते हैं। OH को सबने दिया होगा 1, ठीक है, OH का प्रायोरिटी 1 होगा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे लोगों ने प्रायोरिटी में गलती की होगी, क्यों की होगी देखना। जब हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन है, कार्बन, बड़े ग्रुप में कौन है नीचे, कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन। इस कार्बन के ऊपर कितने ऑक्सीजन है, 3, लेकिन इस कार्बन के ऊपर कौन है, क्लोरीन। ये बड़ा ग्रुप आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। आधे से ज्यादा लोगों ने इसको 2 दिया होगा, इसको 3 दिया होगा। भैया यहाँ क्लोरीन आ गया, ठीक है ना, क्लोरीन अकेला ही काफी है, इन 3 ऑक्सीजन को ये निपट जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन वाला जीतेगा, 2 प्रायोरिटी है। पहली बात ये। दूसरी बात तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब मुझे पलटना है, ठीक है, घूम जाओ, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, घूमेंगे तो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है R, लेकिन क्या आएगा, S, ठीक है। ऊपर वाला एकदम क्लियर कट क्या आ गया, S। किसी को डाउट है क्या इस बात से, है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा अब देखते हैं नीचे वाले ग्रुप को, भाई नीचे वाले में क्लोरीन का प्रायोरिटी 1। अब जरा बताओ, बड़ा ग्रुप और COH, अब कौन आएगा, अब COH आएगा। यहाँ पे हमारा COH का प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। हाँ ये कर लो, खाली टाइम मिल गया ना इसको फिर।
क्लास तो होगी फिर से। काफी देर से बना क्लास के बीच में से देरी नाटक हो रहा है इसमें। आवाज नहीं, क्लासेस चल रही है बगल में। इसको रीसेट कराए इस सिस्टम को, यार बार हैंग होता है। क्लास का टाइम खराब होता है इससे। हाँ ठीक है, अरे बात नहीं करेंगे जरा। नीचे वाले एसिमेट्री कार्बन पे Cl1 हो गया, COH हमारा 2 हो गया, बड़ा ग्रुप 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 हमारा गलत जगह पे है तो आंसर को मुझे पलटना है। घूम जाएंगे जरा, 1 से 2, 2 से 3, कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S होना चाहिए लेकिन ऊपर S होगा नीचे R होगा, मतलब ये करेक्ट है। इधर आएंगे, OH 1 हो गया, मिथाइल में और बड़े ग्रुप में ये बड़ा ग्रुप 2 होगा, मिथाइल 3 होगा, ये 4 होगा। अगेन हमारा फोर्थ ग्रुप गलत जगह पे है तो हमको यहाँ घूमना है। 1 से 2, 2 से 3, पहले 1 से 2 आएंगे, 2 से 3 जाएंगे। कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R, लेकिन आंसर आएगा S। ठीक है, ऊपर वाला आ गया सबका S, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को देखते हैं जरा। नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन पे क्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, बड़ा वाला ग्रुप 3 और यहाँ 4। अब कुछ लोग क्या किए होंगे, यहाँ पे भी घूम के और जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे। नहीं पलटेंगे क्योंकि हमारा मिथाइल कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे। ठीक है ना, तो 1 से 2, 2 से 3। और भैया 1 से 2 ऐसा ऊपर से नहीं आना है, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तो पहले 3 आएगा। 1 से 2 ऐसा नीचे से आएंगे, फिर 3 जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब R। तो R का R ही रहेगा, मतलब R का मतलब उल्टा नहीं करना है, यहाँ तो सही जगह पे है। जो ने यहाँ पे भी पलट दिया होगा तो आंसर ऐसे ऐसा जाएगा, पलटना नहीं हमेशा, ऊपर S नीचे R। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो प्रायोरिटी साइन करना है सही से। अगर वहाँ गलती नहीं करेंगे हम तो फिर तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4, ठीक है, हमारा 1 से 2, 2 से 3 घूमना है। कभी कभी हमको आंसर को पलटना पड़ेगा, कभी नहीं पलटना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, फिशर में एक काम तो हम कर सकते हैं कि ग्रुप्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन नंबर ऑफ टाइम ग्रुप एक्सचेंज आर अलाउड। फिशर में एक और हम काम कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं 3 ग्रुप रोटेशन। 3 ग्रुप रोटेशन का क्या मतलब है? देखो, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, एक ऊपर एक नीचे, COH OH H COH OH H। यहाँ 3 ग्रुप लगे, यहाँ
यहाँ 3 ग्रुप लगेंगे। इन दोनों एसिमेट्रिक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जिस बॉन्ड से दोनों एसिमेट्रिक कार्बन जुड़े हो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को कितना भी घुमाया जा सकता है, मॉलिक्यूल घुमाना अलाउड है। तो बताओ क्या सिंगल बॉन्ड के अबाउट घुमाने से RS बन जाएगा या SR बन जाएगा? क्या नहीं, सिंगल बॉन्ड के बाद घुमाने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आता। सिंगल बॉन्ड के बाद घुमाने से जो बनेगा उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे बाद में। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो अच्छा यहाँ पे RS निकाला अगर हमने, यही वाला कंपाउंड है OH COH H, कितने निकला था? R ऊपर, नीचे क्या निकला था इसका? 1 2 3 क्लॉकवाइज S, ठीक है। तो ये ऊपर R निकलेगा, नीचे S। क्या कर सकते हैं हम? एक एसिमेट्रिक कार्बन के ग्रुप को मैंने क्या रखा? फिक्स। नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन के ग्रुप क्या है? फिक्स है। और इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर हम इसको घुमाएं तो जरा बताओ क्या कर सकते हैं हम? इन तीनों ग्रुप को COH OH H, इन तीनों ग्रुप को या तो हम क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और चूंकि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो उससे कॉन्फ़िगरेशन कोई बदलाव नहीं आएगा। घुमाने का क्या मतलब है? देखो अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया मतलब COH आएगा इधर OH की जगह, OH चला जाएगा H की जगह, H चला जाएगा COH की जगह। तो ऐसा कुछ हो सकता है, H यहाँ आ गया, COH हमारा इधर चला गया, OH हमारा इधर आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन तीनों ग्रुप को घुमा दिया, एक एक स्टेप। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। किसी एक एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड के बाद घुमा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं है तो क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। निकालो RS फिर से, यहाँ पे क्या निकलना चाहिए? RN निकलना चाहिए। बताओ जरा, OH 1 COH 2, नीचे वाला ग्रुप 3, H हमारा 4। H हमारा सही जगह पे है, 4 वर्टिकल लाइन पे, तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घूम जाओगे 1 से 2, 2 से 3, 1 से पहले 2 जाएंगी, 2 से 3 आएंगी। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब क्या आ रहा है? R। जरा बताओ, यहाँ पे भी R था और यहाँ पे भी क्या है? R। तो क्या एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदला? नहीं बदला, बदलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अबाउट उसको घुमाया। लगता है ऐसा कि क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। इन तीनों ग्रुप के तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उससे तो कॉन्फ़िगरेशन को बदलाव नहीं है। जैसे मैंने ऊपर वाले ग्रुप को घुमाया वैसे नीचे वाले को घुमा सकते हो, अलाउड है। क्या बोलते हैं इसको? 3 ग्रुप रोटेशन। बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा मेरे को कि 2 कंपाउंड है, उन दोनों में कंपेयर करना है, मुझे OH ऊपर चाहिए भाई, मुझे OH को ऊपर लाना है कैसे भी, तो या तो एक्शन करके लेके आओ या क्या करो, सिंपली इसको घुमा दो, OH यहाँ, COH यहाँ, H यहाँ, ठीक है ना। चक्री को बना सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले दोनों को साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने RS की बात की किसमें? फिशर प्रोजेक्शन में R और S कैसे निकालते हैं। जैसा फिशर में निकालेंगे, वी कैन आल्सो साइन RS इन वेज डैश प्रोजेक्शन। अगर हमको वेज डैश बना के देगा, कहानी यहाँ पे भी वही है। क्या करेंगे? चारों ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन कर देंगे, पहली बात। फिर क्या करेंगे? 4th प्रायोरिटी ग्रुप हमसे क्या होना चाहिए? दूर, अवे फ्रॉम द वीवर। जरा बताओ, वेज डैश में 2 बॉन्ड होते हैं प्लेन में, एक बॉन्ड होता है वेज, एक होता है डैश। तो बताओ किस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द वीवर? डैश। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन है, डैश। फिशर में क्या था? वर्टिकल लाइन पे हो सकता था, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन यहाँ पे 4th प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन द डैश लाइन, क्योंकि वही अवे फ्रॉम द व्यूअर है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको गोली मारेंगे, 1 से 2, 2 से 3, घूम जाएंगे। जरा देखो, असाइन प्रायोरिटीज यूजिंग CIP रूल, वही बात है। दूसरा क्या है? ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द डैश लाइन, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ साइमल्टेनियस एक्सचेंज। फिर से वही, इन्हीं 2 ग्रुप को बदलेंगे तो एक एक्सचेंज। कितनी बार करना है? कम से कम 2 बार, ठीक है। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 to 2 to 3। क्या चांस आएगा? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा तो R,
एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो वही बात है, बस केवल यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का पोजीशन क्या है, डैश लाइन। और जो हमने वो शॉर्टकट मेथड लगाया था वो इधर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया फिशर में क्या था कि होना चाहिए फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे, वर्टिकल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल पे। दो ही ऑप्शन था। यहाँ पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा डैश पे नहीं होगा तो वेज पे भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, इधर मल्टीपल चांस हो सकता है। तो इस शॉर्टकट वाला मेथड काम नहीं करेगा। हो सकता है कभी कभी कोई दिमाग लगाए ऐसा और उसका आंसर सही आ जाए, कभी कभी गलती से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सही आंसर आएगा। शॉर्टकट लगाने से हमेशा सही आंसर आए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, फटाफट एक्सचेंज करेंगे। जरा बताओ यहाँ पे कौन 1 हो गया, NH2 1 हो गया, COH 2 हो गया, मिथाइल 3 हो गया, H4 हो गया। बताओ फोर्थ कौन है, H कहाँ पे है, वेज पे है, तो हमारी आंखों में आ रहा है, हमको नहीं चाहिए। क्या करेंगे, इस H को उठाई कहाँ भेज देंगे, डैश। फोर्थ वाला जहाँ पे भी है उसको बदल लेंगे किसके साथ, डैश वाले के साथ। ये तो एक एक्सचेंज हो गया, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। क्या करेंगे, कम से कम 2 करेंगे, इन दोनों को ही बदल लो। NH2 कहाँ चला गया, ऊपर, COH की जगह, COH कहाँ गया, इधर, H कहाँ चला गया, इधर, मिथाइल कहाँ गया, यहाँ पे। अगेन इधर भी हम किन्हीं भी 2 ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं, अलाउड है। कोई ये नहीं सोचेगा ये तो बाहर है अंदर है कैसे कर लिया, अलाउड है। इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करेंगे तो अलाउड है। इन दोनों किया, इन दोनों किया। अब देखो फोर्थ वाला अपनी सही जगह पे आ गया, तो फिर क्या करेंगे, इसको मारो गोली, 1 से 2, 2 से 3 घूम जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज R। अगेन कोई ये सोच रहा होगा आपने इसका R निकाला तो इसका क्या होगा, ये दोनों तो क्या है, सेम ही तो है, इन दोनों में कोई फर्क है नहीं। बोथ दीज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द सेम मॉलिक्यूल। 2 बार एक्सचेंज करने से कुछ बदलता नहीं है, तो क्या है ये R, ठीक है। जरा इसका बताएंगे तो 2 है यहाँ पे, दोनों को बताएंगे फटाफट। दो यहाँ पे मैंने वेज डैश बनाए हैं, दोनों में आराम से शक्ल देख के बताएंगे R होगा कि S होगा, कुछ और होगा। थोड़ा एक्सचेंज कर लेंगे यहाँ पे, एक्सचेंज करके करेंगे भैया, सीधा नहीं चलेगा काम। ऊपर वाला R, नीचे वाला ऊपर वाला R, नीचे वाला S। ऊपर R, नीचे S। हाँ, तुमने तो पहले नहीं चलाया, ऐसे निकाल दी हवा में, लाया था। 1 OH CHO2 मिथाइल 3H4। क्या करेंगे, फोर्थ वाला जहां पे भी है इसका तो एक ही पोजीशन है, कहाँ लाना है इसको, डैश पे। कुछ बच्चों को लगता है ये तो अपोजिट है, इनको कैसे बदल सकते हैं, कोई अपोजिट नहीं है, सारे बॉन्ड एंगल बराबर है, किसी को किसी से बदल सकते हैं। H को बदल दिया OH के साथ, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। क्या करेंगे, इस मिथाइल को बदल दो किसके साथ में, CHO के साथ, इनको बदल दो। तो भैया मिथाइल कहाँ चला गया, ऊपर, CHO कहाँ गया, वेज लाइन पे, H चला गया डैश पे, OH आ गया प्लेन में। क्या करेंगे, घूम जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ वाले को देखना नहीं है, 1 2 3 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब क्या है R। इन्होंने R निकाला वो सही है। इधर क्लोरीन 1 C2H5 2 मिथाइल 3H4, इधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सही जगह पे है, डैश लाइन पे बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा 1 से 2, अगेन 1 से 2 जाने में कोई इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले कौन आएगा, 3, 1 से 2 फिर 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या है S, ठीक है। तो चाहे
चाहे वेजिडेस हो चाहे फिशर हो, आराम से आरएस निकाला जा सकता है। फिशर में तो बहुत आसान है, बिना एक्सचेंज करे आरएस एकदम घूम के आरएस निकाल लो। कभी कभी हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक और बात देखो भाई, आर और एस क्या दिखाता है कि जो भी एसिमेट्रिक कार्बन है उसके अराउंड जो 4 ग्रुप लगे उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है। प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 जब हम घूमते हैं तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। हमने ऐसा पढ़ा प्लस और माइनस, ये क्या है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एल का माइनस का मतलब लिवो रोटेटरी, पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि आर और एस का प्लस माइनस से कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है क्या? आर और एस का प्लस माइनस से कोई कनेक्शन है? मतलब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आर में भी क्या किया था हमने, घूमे थे तो क्लॉकवाइज घूम रहा था, इधर भी क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब आर वाला क्या होना चाहिए, प्लस। ऐसा है ना, ऐसा होगा? अरे गधा कैसा होगा, ये क्या क्लॉकवाइज है, पीपीएल का रोटेशन को बताता है। इधर प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, क्या पीपीएल को डालेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा। इधर क्या आर में क्या है, प्रायोरिटी के बेस पे 1 से 2 2 से 3, क्या इधर कोई पीपीएल डाल रहे हैं क्या? कोई कनेक्शन नहीं है, भले ही क्लॉकवाइज है लेकिन ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। सो आरएस दे रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप, दे हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब किसी का आर है तो जो आर वाला आइसोमर है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, किसी का एस प्लस भी हो सकता है माइनस भी। ये तो हम शक्ल देख के बता देंगे, क्या ये भी शक्ल देख के बता देंगे? जी नहीं, प्लस माइनस ये तो हमको पोलरिमीटर लगा के देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं। आर वाला प्लस माइनस दोनों हो सकता है, एस वाला प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी जेई मेन में तो कभी नहीं हुआ, एडवांस में कभी कभी हमको वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट करना पड़ता है कभी कभी। मान लो हमें यहाँ पे क्या बना के दिया है, एक फिशर, सॉरी वेज डैश बना के दिया है, ठीक है, मुझे इसका फिशर बनाना है। आपको यहाँ पे वेज डैश बना के दिया, इसको मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ कुछ अलग अलग मेथड, कुछ लोग बोलते हैं इसको लाओ ऐसा खड़ा कर दो फिर पिचका दो, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, मैं यहाँ आर एस निकाल लेता हूँ, जो भी मुझे वेज डैश दिया है इसमें क्या करते हैं हम आर एस निकाल लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, घूम जाएंगे क्योंकि ये तो सही जगह पे है, फोर्थ वाला डैश पे ही है। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। मैंने क्या किया कि जो भी वेज डैश बना के दिया मैंने उसमें आर एस निकाल लिया, या तो आर आएगा या तो ऐसा आएगा। अब मुझे इसका फिशर बनाना है, जरा बताओ इन चारों ग्रुप को मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊं ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन क्या आए, एस। इन चारों ग्रुप को यहाँ पे इस तरह से लगाया जाए ताकि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, एस। तो क्या ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ आर एस निकाल दिया, इन चारों को यहाँ पे ऐसा लगाओ ताकि ऐसा जाए। कैसे लगाना है तुम्हारी मर्जी, जिसको जहां रखना है रख दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कॉन्फ़िगरेशन शुड रिमेन एस। कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा आ रहा है तो जो भी आएगा वो क्या है, इसी मॉलिक्यूल का डायग्राम आएगा वो। अब देखो कैसे एच लाए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एच को नीचे रख देते हैं क्योंकि एच हमारा क्या है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप है। चलो एच को मैंने रख दिया नीचे। अब देखो भाई एच को नीचे रख दिया तो ये सही जगह पे आ गया, बाकी तीनों को मुझे यहाँ पे ऐसा रखना है ताकि क्या आए, ऐसा है। क्या तरीका हो सकता है, मैं यहाँ पे देखो 1 को अगर मैंने यहाँ रख दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी को यहाँ रख दिया, तो सेकंड कहाँ चला जाएगा, इधर, क्योंकि मुझे कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2, 2 से 3, ऐसे घूम जाएंगे। किसी बच्चे को लग रहा है नहीं मुझे तो फर्स्ट प्रायोरिटी को यानी कि इस NH2 को मुझे ऊपर रखना है, इधर, कोई बात नहीं, आप इसको वहां रख दीजिए, बस कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ऐसे। तो 1 के बाद 2 कहाँ आएगा, इधर आएगा, 3 कहाँ आएगा, इधर आएगा, 1 2 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना चाहिए, ऐसे।
बस चाहे जहां रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा तो कंपाउंड भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो बस तरीका इसका कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है कि कैसे करना है, बस करो क्या, इस प्लस में चारों ग्रुप को चिपका दो, बस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना चाहिए, एस। तुम्हारी मर्जी जैसे करना है। हाँ, लेकिन एक मेथड ऐसा हो सकता है कि पहले फोर्थ वाले ग्रुप को फिक्स कर दो ताकि हमको घूमने में दिक्कत ना हो। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। जरा बताओ 1 कौन है, NH2। मैंने 1 को यहाँ रख दिया, मान लो NH2, ये 1 हो गया। 2 कौन है, COH, यहाँ 2 हो गया। और 3 कौन है, मिथाइल, यहाँ मिथाइल हो गया। ऐसा आ सकता है। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैं तो इसको यहाँ रखना चाहता था, तो ऐसा नहीं है कि 1 को यहाँ रखोगे, 2 को यहाँ, 3 को, तो कुछ गलत आएगा भाई। इन ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज आर अलाउड, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं। फिशर को कुछ बोल रहा था क्या यहाँ पे, कहीं आर होना चाहिए ना सर, H हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो सर इसमें बताएं फिशर प्रोजेक्ट। अरे गधा, वर्टिकल लाइन पे है ना, सही जगह पे, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे ऐसा आया। भाई मैंने इसको यहाँ क्यों रखा, ताकि घूमने में प्रॉब्लम ना, है ना भाई। फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे रखे, बाकी तीनों को ऐसे रखो ताकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आए, ठीक है ना। अगर इसको तू हॉरिजॉन्टल पर रखेगा तो फिर क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करना कभी कभी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जरा इसको करके दिखाएंगे, इसका फिशर बना के दिखाएंगे भाई, जल्दी कोशिश करेंगे। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। पहला मकसद क्या है इसका, RS निकाल लो। फिशर में भी क्या होना चाहिए, R का R रहना चाहिए, S का S रहना चाहिए, बस इतना सा काम करना है। ग्रुप्स को जहां रखना है रख दो, प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा तो मॉलिक्यूल भी सेम ही आएगा। तो पहले तो इसका RS निकाल दो, क्या रहा भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो RS निकालेंगे, थोड़ा मेहनत का काम है क्योंकि यहाँ पे अदला बदली करना पड़ेगा। वैसे हम कर चुके हैं इसको एक बार। ये CH3 इधर आ गया, CHO इधर आ गया, H इधर आ गया, OH यहाँ आ गया। अब घूम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब R। तो पहले तो RS निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने देखो ये करके R निकाल दिया। पहली बात तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है क्योंकि यहाँ 2 एक्सचेंज किया तो ये बना। अब मुझे फिशर बनाना है भाई, अब मुझे इसका फिशर बनाना है। हम क्या करेंगे, इन चारों ग्रुप को यहाँ ऐसे रखा जाए ताकि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, R। बस ये मकसद है। क्या कर सकते हैं हम, H को चलो नीचे रख देते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है भाई। H अगर नीचे आ गया, बाकी तीनों को ऐसे रखो ताकि क्लॉकवाइज घूमे, ताकि आ रहे, मतलब इधर 1, इधर 2, इधर 3 ऐसा रख सकते हैं। या फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। 1 कौन है, OH, चलो यहाँ रख देते हैं 1 को, 1, 2 कौन है, CHO, ये 2, 3 कौन है, मिथाइल, ये 3। हो गया 1 से 2, 2 से 3 घूमेंगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज, मतलब R। हो सकता है कि आपने जो बनाया वो ऑप्शन में मैच ना करे, क्योंकि ग्रुप्स को तो अदला बदली किया जा सकता है। हमारा मकसद क्या होगा, अगर हमको ऑप्शन में मैच कराना है तो जो ऑप्शन दिए उन्हीं का RS निकाल दो, जो मैच कर जाए R का R वही आंसर होगा। या तो क्या करो, ग्रुप्स को चेंज कर लो ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज आर अलाउड, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अदला बदली करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना है। हाँ भैया, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जरा याद करो, शुरुआत में क्या बताया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 कैटेगरी होती है, एक कॉन्फ़िगरेशनल, एक हमारा कन्फर्मेशनल। कुछ लोगों को याद ही नहीं होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या बताया, इनैंशियोमर्स होते हैं एंड डायस्टेरियोमर्स, इनैंशियोमर्स होते हैं एंड डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर में बताया कि ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर एंड ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर।
अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर। सिंस ट्रांस ई जेड दे आर ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर। अभी हमको पढ़ना है इनैंशियोमर्स। जरा देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनैंशियोमर। इनैंशियोमर को समझने के लिए यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन? लैक्टिक एसिड। इनैंशियोमर को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, कौन? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? यही होता है जो पहले भी पढ़ा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। सबको दिख रहा होगा बीच वाला 2 कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक, OH HCOH मिथाइल। सो वी हैव 1 एसिमेट्रिक कार्बन। याद करो क्या बताया? अगर हमारे कंपाउंड में एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो यहाँ पे कभी कोई पीओएस पास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ना ही कोई COS पास कर सकता है। मॉलिक्यूल क्या होगा? हमेशा कायरल। ऐसा पढ़ा हमने, एक एसिमेट्रिक कार्बन ऑलवेज कायरल, डिसिमिलर वाले ऑलवेज कायरल, सिमिलर वालों में पीओएस या COS पास कर सकता है। यही पढ़ा हमने। तो लैक्टिक एसिड इज ऑलवेज कायरल। चलो इस लैक्टिक एसिड क्या बनाते हैं? फिशर। इस लैक्टिक एसिड का मैं फिशर बना रहा हूँ। कैसा सीखा था हमने फिशर को? 1 2 3। तो यहाँ पे ऐसा लगा दो, COH हमारे यहाँ पे 1, सेकेंड वाला एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ इंटरसेक्शन पे, थर्ड वाला यहाँ मिथाइल 1 2 3। यहाँ पे ऐसा COH, बीच में H और यहाँ पे CH3। जरा बताओ इन्हें करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन क्या देखा था? पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पे रख दो, 1 2 3, बीच वाला कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक। अब देखो क्या बताया था उस टाइम पे? इस एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर क्या है? एक H है OH। तो कोई बच्चा ये कर सकता है कि OH को राइट में रख के H को लेफ्ट में रख देगा, या कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि OH को लेफ्ट में H को राइट में। वर्टिकल लाइन तो दोनों स्ट्रक्चर में वही है, OH H को, लेकिन देखो यहाँ राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में। तो क्या इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकते क्या? जब इसका हम करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो लैक्टिक एसिड के कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? चाहे ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है और एक एसिमेट्रिक कार्बन तो कोई पीओएस या COS पास नहीं करेगा। तो क्या ये जो बना स्ट्रक्चर ये कायरल नहीं है क्या? है, ये भी कायरल। तो जो भी मैंने यहाँ डायग्राम बनाया वो क्या है? कायरल है। क्यों? एक एसिमेट्रिक कार्बन में पीओएस COS पास नहीं करता है। नहीं समझ में आता? पलट के देखो लास्ट क्लास के नोट्स, एक एसिमेट्रिक कार्बन में कोई पीओएस या COS पास नहीं करता। ठीक है, मतलब ये भी कायरल, ये भी कायरल। जरा देखो इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। मैंने यहाँ पे सबको दिख रहा होगा क्या है? ये मिरर, ये कांच है, यहाँ मिरर लगा दिया मैंने। जरा बताओ यहाँ मिरर लगाएंगे, वर्टिकल लाइन, ऐसा वर्टिकल लाइन पे आएगा, ये OH मिरर के पास में इधर आ जाएगा, H हमारे पलट के इधर। ध्यान से देखो क्या ये आपस में मिरर इमेज नहीं है क्या? यहाँ कांच लगाएंगे तो ये आ जाएगा। दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज। इनके बीच का रिलेशन क्या है? मिरर इमेज। और जरा हमने क्या पढ़ा? कायरल। अगर ये कायरल है तो अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोजिबल आएगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये जो हाथ कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या आएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब डिफरेंट। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं। और ऐसे ही क्योंकि कायरल है इसलिए क्या आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब डिफरेंट है। दिस टाइप ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स दे आर नोन एज इनैंशियोमर्स। क्या डेफिनेशन है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर। अब किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि ये कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब कैसे बता पाएंगे दोनों अलग हैं? तो भैया अगर हमको देखना है दोनों अलग है सेम है तो क्या करें? RS निकालेंगे। जरा निकाल के देखो RS, इधर RS निकालो। प्रायोरिटी 1 1 2 3 और फोर्थ वाला कहाँ पे है? गलत जगह पे है, घूम जाओ। 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S, लेकिन क्या आएगा? R। तो पहला वाला मॉलिक्यूल आया R, जरा इसको देख लेते हैं। अगेन फोर्थ प्रायोरिटी वाला गलत जगह पे है, घूम जाओ। 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R, लेकिन क्या है? S। जरा बताओ, एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे का S है, तो क्या दोनों सेम हुए? नहीं हुए।
इसीलिए क्या बोला, नॉन सुपर इम्पोजिबल। दिस टू मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि ये कायरल है। कायरल का मिरर इमेज हमेशा ही क्या आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा। और ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर दो स्टीरियो आइसोमर का रिलेशन है, कोई सिंगल कंपाउंड इनैंशियोमर नहीं होता है, दो स्टीरियो आइसोमर का रिलेशन। स्टीरियो आइसोमर which are non superimposable mirror images to each other, they are known as enantiomers। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है और क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो क्या कहलाएंगे वो, इनैंशियोमर्स। और मुझे पता है कि कायरल चीजों का मिरर इमेज क्या आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब इनैंशियोमर्स हमेशा ही क्या होंगे, कायरल होंगे। इनैंशियोमर्स मस्ट बी कायरल, तभी तो मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा ना, क्योंकि अगर वो अकायरल हो जाएगा तो मिरर इमेज सेम आ जाएगा, सुपर इम्पोजिबल आ जाएगा। तो वो तो हमने देखा भाई, दोनों इनैंशियोमर क्या है, देखो कायरल। एक में एसिमेट्रिक कार्बन पे R है तो दूसरे में S हो गया। क्या समझ में आया कि जब मिरर इमेज लेंगे तो R का क्या बन जाएगा, S, S का क्या बन जाएगा, R। मिरर इमेज में रेस्पेक्टिव कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है। क्यों पलटा, देखो क्योंकि मिरर इमेज में क्या हुआ, ये राइट में ये लेफ्ट में, ये दोनों OH और S क्या हो गए, देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गई, OH इधर चला गया, H हमारा इधर चला गया, और एक एक्सचेंज हो गया तो R का S, S का R। तो रेस्पेक्टिव कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है। जरा पढ़ना शुरू करेंगे। पहला पार्ट, ईच इनैंशियोमर इज कायरल होना ही चाहिए, तभी तो नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा, हेंस ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी बात, इनैंशियोमर्स हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट रेस्पेक्टिव एसिमेट्रिक कार्बन। जो भी रेस्पेक्टिव एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एक में R होगा दूसरे में S। मिरर इमेज में R का S, S का R। ठीक है, जरा बताओ इन दोनों इनैंशियोमर में यहाँ पे OH, COH, OH, मिथाइल H, 4 ग्रुप है, वही 4 ग्रुप यहाँ पे भी। तो जब हम यहाँ PPL पास कराएंगे, चूंकि वही 4 ग्रुप ये हैं, वही 4 ग्रुप ये हैं, तो क्या देखा गया कि दोनों ही मॉलिक्यूल PPL को बराबर मैग्नीट्यूड से घुमाते हैं। दोनों ही मॉलिक्यूल PPL को कुछ बराबर मैग्नीट्यूड से घुमाएंगे, लेकिन एक R है एक S है, तो क्या देखा गया, डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे, अपोजिट। अब भाई जरा बताओ कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, वो तो एक्सपेरिमेंट कहानी है। तो लेकिन मुझे याद है कि R वाला एक्चुअली क्या होता है, प्लस लैक्टिक एसिड। ये हमको जानने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से लिख दिया कि ये जो R वाला होता है एक्चुअली क्या होता है, प्लस लैक्टिक एसिड। अब जरा बताओ, अगर मुझे ये पता है कि R आइसोमर प्लस है, तो ये जो S वाला ये पक्का क्या हो जाएगा, माइनस। एक इनैंशियोमर प्लस होगा तो दूसरा पक्का माइनस। भाई एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा पक्का एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कौन प्लस है कौन माइनस है वो तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वो तो पोलरीमीटर लगा के निकाला जाएगा। तो तीसरी बात, इनैंशियोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है ना, एक प्लस होगा एक माइनस। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इनैंशियोमर्स क्या होंगे, कायरल होंगे, मिरर इमेज होंगे, और चूंकि कायरल है तो मिरर इमेज के साथ क्या आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, रेस्पेक्टिव कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, अपोजिट, एक प्लस होगा एक माइनस। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों इनैंशियोमर को मान लो मैंने साथ में ले लिया, प्लस वाला आइसोमर भी और माइनस वाला आइसोमर भी, एक प्लस एक माइनस है, और इन दोनों का जो अमाउंट लिया वो क्या ले लिया, बराबर। इफ आई मेक ए मिक्सचर ऑफ प्लस इनैंशियोमर एंड माइनस, एक आइसोमर प्लस है दूसरा
माइनस है, ठीक है ना। और प्लस माइनस को क्या लिख सकते हैं हम, एक डी है और एक एन है। एक ऐसा मिक्सचर बनाया जाए जिसमें दोनों इनैंशियोमर की मात्रा क्या हो, बराबर, एक एक मोल या दोनों का 5-5 मोल या दोनों का 50-50 मोल या 1000-1000 मोल क्या होना चाहिए, बराबर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इज आल्सो नोन एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन। एनसीईआरटी का टर्म है, रट्टा मार लेंगे। रेसिमिक मिक्सचर इज आल्सो नोन एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन। क्या है, ए मिक्सचर containing equal amount of two enantiomer plus minus या D और N is known as racemic mixture। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लैक्टिक एसिड का मैंने प्लस माइनस को मिला दिया तो ऐसा बनाएंगे, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। क्या समझेंगे, यहाँ पे दोनों आइसोमर है, दोनों बराबर मात्रा में है, 1:1 लैक्टिक एसिड रेसिमिक मिक्सचर, या फिर D plus L लैक्टिक एसिड। तो रेसिमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ऐसा प्लस माइनस या तो D plus L, ठीक है। और सबको समझ में आ रहा है कि इस रेसिमिक मिक्सचर के ऊपर जब हम पीपीएल पास कराएंगे तो क्या होगा, इस रेसिमिक मिक्सचर के ऊपर जब हम पीपीएल पास कराएंगे तो प्लस वाले मॉलिक्यूल प्लस में घुमाएंगे, माइनस वाले माइनस में घुमाएंगे। और चूंकि दोनों का नंबर क्या है, बराबर है, 1:1 मिक्सचर का मतलब है दोनों का नंबर क्या है, बराबर। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए जो नेट पीपीएल निकलेगा उसका कोई रोटेशन नहीं होगा। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज रोटेशन caused by molecules of one enantiomer is exactly cancelled by the molecule of other enantiomer। एक enantiomer के मॉलिक्यूल दूसरे enantiomer के मॉलिक्यूल को कैंसिल आउट कर देंगे, बीच में ही मार्काट हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेट कोई रोटेशन नहीं होगा। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ पीपीएल। एक्सटर्नल का मतलब है इंटरमोलिक्यूलर। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या मतलब है, इंटरमोलिक्यूलर, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया, प्लस वाले मॉलिक्यूल ने माइनस वाले को खा लिया। और चूंकि दोनों का नंबर बराबर है तो नेट रोटेशन क्या आया, 0। ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ पीपीएल, ठीक है। क्या +10 और -10 को जोड़ दो क्या आता है, +10 और -10 को जोड़ दो क्या आता है, 0। और चूंकि 10 ही 10 है, लेकिन +10 और -12 को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन +10 -10 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों एनएंशियोमर का नंबर क्या है, बराबर। तो जितना प्लस वाले ने घुमाया उतना माइनस वाले ने घुमाया। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कैंसिलेशन हुआ, इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ, पीपीएल घूमेगा लेकिन आपस में क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया, ठीक है ना, कंपनसेशन हो गया। भैया रेसिमिक मिक्सचर में कौन है, दो D plus L। अगर D और L आइसोमर को हम अलग करना चाहें तो अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू एनएंशियोमर फ्रॉम ए रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेजोल्यूशन। कैसे करते हैं उसकी हम करेंगे बात, लेकिन रेजोल्यूशन का मतलब एनएंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर से अलग करना। कोई ये नहीं सोच रहा हो कि अलग कर ही नहीं सकते, रेसिमिक मिक्सचर से एनएंशियोमर को अलग कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, करना अलाउड है, मतलब कर पाएंगे हम। कैसे करेंगे, करेंगे बात बाद में, ठीक है। एनएंशियोमर देख लिया हमने, आगे हम देखने जाएंगे डायस्टेरियोमर। भैया कॉन्फिगरेशन आइसोमर में क्या बोला, या तो एनएंशियोमर होंगे या तो डायस्टेरियोमर होंगे। जरा बताओ, दो हमारे पास कंपाउंड है, दो हमारे पास कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे बीच में मिरर लगा दें उनके बीच में तो क्या होगा, या तो दोनों आपस में मिरर इमेज आएंगे या तो मिरर इमेज नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, मिरर इमेज वाला, तो बोल देंगे एनएंशियोमर। और दोनों अगर मिरर इमेज नहीं है तो बोल देंगे डायस्टेरियोमर। हाँ, लेकिन दोनों सेम भी नहीं होने चाहिए भाई आइडेंटिकल हो गए तो फिर तो एनएंशियोमर डायस्टेरियोमर की बात नहीं होगी।
डाइस्ट्रीमर भी क्या है? दो स्टीरियो आइसोमर्स का रिलेशन। क्या लिखा हुआ है? स्टीरियो आइसोमर विच आर नाइदर सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब सेम नहीं है, नाइदर सुपर इम्पोजिबल नॉर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, दे आर नोन एज डाइस्टीरियोमर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो ना तो आपस में सेम है ना ही आपस में मिरर इमेज है। भैया सेम हो गया तो फिर तो क्या होगा? वो आइडेंटिकल हो जाएगा। मिरर इमेज हो गया तो इनैंशियोमर हो जाएगा, मिरर इमेज नहीं है तो डायस्ट्रीमर। और डायस्ट्रीमर हमने पढ़ा ऑलरेडी, ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर। जरा मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, याद करो, सिस टू ब्यूटीन और एक बना दिया मैंने ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। जरा बताओ क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में सुपर इम्पोजिबल है? क्या नहीं है। सबको पता है सिस वाला आइसोमर अलग है, ट्रांस वाला अलग है। दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं, दोनों अलग है। तो पहली बात तो क्या है? नाइदर सुपर इम्पोजिबल। जरा यहाँ कांच लगा के देखो, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? क्या नहीं है। सिस का मिरर इमेज जैसा ट्रांस तो नहीं बनेगा, मिरर इमेज में मिथाइल ऐसा अपोजिट थोड़ी भागेगा। कांच लगा के देख लो, सिस और ट्रांस आपस में मिरर इमेज नहीं, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है। तो क्या कह देंगे इन दोनों को आपस में? डायस्टीरियोमर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो ना तो सेम है ना ही आपस में मिरर इमेज है, क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर। ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल डायस्ट्रीमर। ऑप्टिकल डायस्ट्रीमर को समझने के लिए मेरा एग्जांपल नंबर 2, ये दो एसिमेट्रिक कार्बन है। हमने इनैंशियोमर को समझा लैक्टिक एसिड से, इसको समझ रहे हैं हम इस वाले कंपाउंड से। जरा देखो यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। ध्यान से देखो कहाँ एसिमेट्रिक कार्बन है? 2 पे 3 पे दो एसिमेट्रिक कार्बन। और क्या है? COH मिथाइल डिसिमिलर वाले में कभी कोई POS या COS पास करता है? क्या नहीं करता है। मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे हमेशा क्या बनेगा? कायरल। डिसिमिलर वाले का जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे आप क्या बनेगा? कायरल बनेगा। डिसिमिलर में कोई POS या COS पास नहीं करता है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अरे POS और COS कहाँ आता है? सिमेट्रिक वालों में, सिमिलर वालों में, यहाँ तो डिसिमिलर है। जरा इसका मैं क्या करता हूँ? फिशर बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे? पेरेंट चेन को 1 2 3 4 कहाँ रख देंगे? वर्टिकल लाइन पे। देखो COH 1 2 3 मिथाइल 4। तो ऐसा मैं कर दे रहा हूँ इसको, पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पे 1 2 3 मिथाइल हमारा 4। COH मिथाइल। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं हम, तो मैंने ऐसा 1 2 3 4 पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पर रखा। तेरा लैक्टिक एसिड में एक एसिमेट्रिक कार्बन था, कितने स्ट्रक्चर बने थे? 2। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो यहाँ कितने बनेंगे? 4। अरे जैसे GI में था, एक डबल बॉन्ड 2 बने थे, 2 डबल बॉन्ड में 4 बन गए थे। और चूंकि डिसिमिलर है यहाँ तो 4 ही बनेंगे। देखो कैसे 4 बनेंगे? पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पे रख दिया, बीच वाले कार्बन एसिमेट्रिक है, क्या ग्रुप लगा है? एक H एक OH, एक H एक OH। बताओ, केमिस्ट्री का दिमाग हटाओ, मैथ का दिमाग लगाएंगे। यहाँ पॉसिबिलिटी बनाते हैं। कैसे पॉसिबिलिटी बनाओगे? कि भाई देखो 2 पे राइट में, 3 पे भी राइट में, मतलब दोनों OH कहाँ लगा दी मैंने? सेम साइड। दोनों OH सेम साइड। अब सेम साइड में दोनों राइट में हो सकता है या दोनों लेफ्ट में हो सकता है, ये हो गया। या फिर क्या बोलेगा कि 2 पे राइट में, 3 पे लेफ्ट में, या तो 2 पे लेफ्ट में, 3 पे राइट में। जरा बताओ क्या यही 4 पॉसिबिलिटी नहीं बना लोगे? राइट लेफ्ट कर करके 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, दोनों राइट दोनों लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये 4 बनेंगे। ठीक है ना? एक एसिमेट्रिक कार्बन था, 2 बने थे। कौन से बने थे? एक R एक S। जरा कहता बताओ 2 एसिमेट्रिक कार्बन में 4 कैसे बना? RR SS SR RS। चाहे तो निकाल के देख लो, चाहे तो निकाल के देख लो, बताओ जरा ये क्या निकलेगा? 1 2 3। लेकिन हम गलत हैं। 1 2 3 घूमो, 1 2 3 कैसे? एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन R। इसको निकालो। 1 वही
मिथाइल 2 नहीं होगा, ऊपर वाला ग्रुप 2 होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 घूम जाओ। कैसा घूम रहा है? अगेन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस लेकिन R, दोनों क्या निकला? R। जरा पहले और दूसरे कंपाउंड को ध्यान से देखो, क्या ये आपस में मिरर इमेज नहीं दिखाई पड़ रहा है? OH 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 OH। अगर किसी को निकालना है कि यहाँ क्या होगा तो क्या निकलेगा? पक्का SS। जब मुझे समझ में आ गया। अच्छा एक और बात, सॉरी, चारों स्ट्रक्चर क्या है? कायरल, क्योंकि डिसिमिलर है। चारों स्ट्रक्चर क्या है? कायरल है, क्योंकि डिसिमिलर है। जरा बताओ, ये कायरल, इसका मिरर इमेज भी कायरल, दोनों आपस में क्या होंगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इनका रिलेशन क्या हो जाएगा? इनैंशियोमर्स। 1N2I इनैंशियोमर। यहाँ मैंने SS डायरेक्टली लिख दिया बिना निकाले, चाहे तो आप निकाल दो, इसका तो क्या आएगा? S आएगा। या फिर ऐसा सोच लो यार कि बताओ इस वाले कार्बन में और इसमें क्या बदलाव आया? OH और H क्या इंटरचेंज नहीं हो गई? और बताओ एक ग्रुप का इंटरचेंज होने से R का S बन जाएगा, Br का S बन जाएगा। ठीक है ना? मतलब जो भी हो निकाल लोगे, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बताओ इस वाले में क्या होगा? ये तो इसके जैसा है, यहाँ आ रहा है तो ये भी पक्का R होगा। ये वाला इसके जैसा है, क्या होगा? ये S होगा। ये वाला कार्बन इसके जैसा है S, और ये वाला इसके जैसा है R। तो वही चार बनेंगे, RR SS RS एंड SR। और जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, ये भी दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं? मिरर इमेज, R से S, S का R, OH 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 OH। कायरल, मिरर इमेज भी कायरल, क्या रिलेशन होगा? इनैंशियोमर। चार स्ट्रक्चर बने, 1 and 2 इनैंशियोमर, 2 and 3 सॉरी 3 and 4 इनैंशियोमर। तो इनैंशियोमर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रेस्पेक्टिव कार्बन कॉन्फ़िगरेशन उल्टा, RR का SS, RS का SR, और साथ में मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? कायरल। इनैंशियोमर होने के लिए कायरल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अकायरल होगा तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजिबल, सेम हो जाएगा। तो इनैंशियोमर होने के लिए कायरल मॉलिक्यूल होगा, रेस्पेक्टिव कार्बन कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा तो इनैंशियोमर। 1 and 2 इनैंशियोमर, 3 and 4 इनैंशियोमर। जरा मैं 1 को कंपेयर करता हूँ 3 से, 1 को कंपेयर करो 3 से। क्या 1 and 3 सेम है? नहीं। क्या 1 and 3 मिरर इमेज है? नहीं। कोई बच्चा सोच रहा होगी सेम है, मिरर इमेज है, ये कैसे पता चलेगा? यार RS देखो, RR, यहाँ क्या है? RS। एक एसिमेट्रिक कार्बन पे तो सेम है RR, लेकिन दूसरे पे क्या हुआ? R से S। तो क्या इनको सेम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। भाई सेम का मतलब है सब पे सेम आ जाए, सब पे RR, सब पे SS। अगर सारे एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए तो आइडेंटिकल, जो कि ये नहीं है, क्योंकि RR से क्या हो गया? RS। क्या ये मिरर इमेज है? वो भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले पे R का R ही है। मिरर इमेज में तो क्या होना चाहिए? सब पे पलटना चाहिए। तो ना तो ये 1 and 3 आपस में मिरर इमेज है, ना ही सेम है, मतलब क्या है? डायस्टेरियो है। अगर 1 को देखें किसके साथ? 4th वाले के साथ। 1 और 4 को देखो ध्यान से, RR से क्या बन गया? SR। नीचे वाले कार्बन पे सेम, लेकिन ऊपर वाले पे पलट गया। एक पे सेम है, एक पे पलट गया, तो ना तो आइडेंटिकल हुआ, ना ही इनैंशियोमर हुआ। क्या होगा? डायस्टेरियो। 1 3 1 4 2 3 2 4 सब क्या है? डायस्टेरियोमर। और ऐसे डायस्टेरियोमर को बोलेंगे ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर। नहीं समझ में आया? आया। यानी कि डायस्टेरियोमर देखने के लिए क्या? कुछ एसिमेट्रिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, कुछ पे सेम रहे, तो कंपाउंड क्या हो जाएंगे? डायस्टेरियोमर। सब पे सेम आइडेंटिकल, सब पे पलट गया और कायरल है तो इनैंशियोमर। कुछ पे पलटा, कुछ पे नहीं पलटा, ना ही सुपर इम्पोजिबल है, ना ही मिरर इमेज है, तो क्या है? डायस्टेरियोमर। और टोटल कितने बनेंगे यहाँ
पे 4, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है इसलिए कितने बने 4, 2 इनैंशियोमरिक पेयर। बोलो भैया इनैंशियोमर क्या है, डायस्टेमर क्या है, थोड़ा समझ में आया, नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल के, ठीक है।